Hello students, today's we'll discuss electrolysis by using electrolytes. It means we are starting second unit of class 12 electrochemistry. जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कंडक्टर्स. There are two types of conductors. First one is a metallic conductor. All the metals are good conductor of electricity. Copper, silver, iron, aluminium, these are good conductors. All the metals are good conductors of electricity. So metallic conductors are there. And second one, which we will discuss in this chapter, are electrolytic conductors. So first of all, we'll see the difference between the metallic conductors and electrolytic conductors. Both are conductors, both allow the current to pass through themselves, but there is a little bit difference in the conduction of both of these conductors. Metallic conductors conduct electricity due to the movement of electrons. All the metals have free electrons due to which they conduct electricity. On the other hand, electrolytes do not have any free electrons, rather than they conduct electricity due to the movement of ions. This is the basic difference. जहाँ मेटेलिक कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वहीं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट को कंडक्ट करते हैं. These metallic conductors conduct electricity without decomposition, यानी उनको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए डिकम्पोज नहीं होना पड़ता. ऑन द अदर हैंड, दीज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, व्हेन बिकम्स अ गुड कंडक्टर, it will have to dissociate itself to form ions. Only then, solid state में ये कंडक्शन नहीं कर सकता, जबकि मेटेलिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में ही करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. जबकि आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स दो ही सिचुएशन में ये डिसोसिएट करता है, आइदर इन द मोल्टन स्टेट, या तो हम उसको मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में ले लें, या फिर सॉल्यूशन इसका बना लें एक्वस स्टेट, पानी में घुल जाएगा तो आयंस बन जाएंगे. मेरे कहने का मतलब, जब तक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स डिसोसिएट नहीं होगा वो गुड कंडक्टर नहीं बनेगा. जबकि आपका मेटेलिक कंडक्टर विदाउट डिकम्पोजिशन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस आई एम डीलिंग दिस टॉपिक. इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. दे बिकम्स वर्स कंडक्टर्स, उनका कंडक्शन कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर पर. जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही डिसोसिएशन ज़्यादा होगा. जितना डिसोसिएशन ज़्यादा होगा आयंस उतने ही ज़्यादा बनेंगे, और आयंस जितने ज़्यादा बनेंगे कंडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. दोनों में ओम्स लॉ फॉलो होता है. यू मस्ट हैव स्टडीड द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ जो है वो दोनों ही ओबे करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स भी और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी. जबकि फैराडेज लॉ की जहां तक बात है वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में. मेटेलिक कंडक्टर्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो ओबे नहीं करते फैराडेज लॉ को.
जबकि हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो फैराडेज लॉ को फॉलो करते हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। नाउ जब हम कंडक्टर्स की बात कर चुके हैं तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात जब भी दिमाग में आती है तो सबसे पहले एक वर्ड दिमाग में आता है इलेक्ट्रोलिसिस। What is electrolysis? Decomposition of an electrolyte by passing electric current through the electrolytes by using electrode, that is anode and cathode, is known as electrolysis. माने किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए, either in its molten state or in its aqueous state। ये पक्की बात होनी दिमाग में रखिए कि जब हम किसी कंपाउंड में से करंट पास करेंगे तो वो गुड कंडक्टर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होते। वो गुड कंडक्टर कब बनेंगे? या तो उनको मोल्टन स्टेट में लिया जाए या फिर उनको एक्वस स्टेट में लिया जाए। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लेकर उसके अंदर से करंट पास करना बाय यूजिंग एन एनोड एंड कैथोड इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रोलिसिस का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोलिसिस। बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एक इलेक्ट्रोड यूज करेंगे जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यहां हम एमीटर लगा रहे हैं जो करंट को मेजरमेंट करके देगा, और यहां पर हमने इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा उसे हम कहेंगे एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा इसे हम नाम देंगे कैथोड। अब मैं इसमें मोल्टन स्टेट सोडियम क्लोराइड ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। यानी ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट है। व्हाट विल हैपन इफ वी डू सो? सोडियम क्लोराइड विल डिसोसिएट इनटू आयंस on passing electric current. It will get decomposed and ions will be able to conduct electricity. There are two types of ions, negatively charged chloride and positively charged sodium ions. Chloride ions, as they are negatively charged, will move towards positive charge electrode, that is anode. That is why all the negative charged ions are called anions, and sodium ions, or you can say all the positive charged ions, will move towards cathode. That's why they are called cations. So we can say all the ions which move towards cathode are called cations,
and all the ions which move towards anode are called anions. एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाएगा एनोड पर और इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाएगा कैथोड पर। आप सब जानते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यानी जो क्लोराइड आयन एनोड के पास गया है वो किस लिए गया है, सोचने की बात है। और सोडियम आयन अपने आप को माइग्रेट करके गया किसके पास, हमारे कैथोड के पास। उन दोनों का एनायंस एनोड की तरफ और कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं और उनका रीजन एक ही होता है, टू गेट डिस्चार्ज्ड। यानी एनायंस जो है वो नेगेटिव चार्ज को लूज करना चाहते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो अपने पॉजिटिव चार्ज को लूज करना चाहते हैं। और वो कैसे हो सकता है, नेगेटिव चार्ज आयंस को इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे तब वो न्यूट्रल हो पाएगा। यानी एनोड पर जाकर वो क्या करने वाला है, क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और न्यूट्रल स्पीसीज बनाएगा क्लोरीन एटम। इस तरह के बहुत सारे क्लोरीन एटम बनेंगे और दो क्लोरीन के एटम आपस में कंबाइन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्लोरीन गैस बना लेंगे। जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, इसे प्राइमरी चेंज कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी चेंज इन इलेक्ट्रोलिसिस। और जो न्यूट्रल स्पीसीज बनी हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस अगर नहीं है तो वो कंबाइन भी होंगे टू एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल फॉर्म। इसे हम सेकेंडरी चेंज कहते हैं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एनोड पर जहां ऑक्सीडेशन होना है, आप देखेंगे कि क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होगी। और कैथोड पर क्या होगा, प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में, इस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है, हमारा एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा। आपको प्रोडक्ट का विशेष ध्यान रखना है कि किस समय कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस हमने की, किस कंडीशन में की और उस समय हमें प्रोडक्ट क्या मिला। इसके ऊपर आपका विशेष फोकस रहना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ते वक्त। तो कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयन जो कैथोड के पास आए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। और सोडियम जो है वो हमें कैथोड पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से एनोड पर ऑक्सीडेशन जहां इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया गया और कैथोड पर रिडक्शन जहां इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया। और हमें पता लग गया कि इस पर्टिकुलर केस में जब हमने सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज करवाया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो हमें सोडियम जो है वो कैथोड पर प्राप्त हुआ। मेटल्स ऑलवेज आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड while known metals are discharged at anode। क्योंकि नॉन मेटल्स पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होगा तो वह एनोड की तरफ ही जाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती है। हमारे पास यहां तो एक ही ऑप्शन था जो मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास एनोड पर क्लोराइड आयन है और कैथोड पर ही सोडियम आयन ही है। तो क्लोराइड आयन को ही इलेक्ट्रॉन लूज करना था और सोडियम आयन को ही इलेक्ट्रॉन गेन करना था और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये सिंपल से सिंपल एग्जांपल मैंने लिया। लेकिन हमेशा सिचुएशन इतनी इजी नहीं रहती है। मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा बदल कर देखता हूं कि मेरा आंसर कैसे चेंज होता है। अगर मैं
ये कहूं कि मोल्टन स्टेट का सोडियम क्लोराइड लेने की बजाय अगर एक्वस स्टेट का सोडियम क्लोराइड ले लिया जाए, व्हेन एक्वस स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड is electrolyzed, what are the products at anode and at cathode? अब प्रोडक्ट के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो मोल्टन स्टेट है या एक्वस स्टेट है। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, उससे भी प्रोडक्ट बदल जाता है। इलेक्ट्रोड आपने कौन सा यूज किया है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और थर्ड पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। पहले पॉइंट में तो मैंने क्लियर कर दिया कि आपका ध्यान जाएगा कि हमें जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है वो मोल्टन स्टेट का है या एक्वस स्टेट का है। दूसरा, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, अटैकेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो रिडोक्स माने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर एक्टिव इलेक्ट्रोड, देमसेल्व्स में लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो एनोड है खास तौर से वो खुद भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है तो आयंस की प्रेफरेंस में वह इलेक्ट्रोड भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। और दूसरा इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, आयरन का इलेक्ट्रोड है। ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, ये खुद भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम कॉपर रोड को एनोड बनाएंगे तो एनोड की कॉपर ही खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, वो खुद भी ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन अगर हमारा प्लेटिनम है, वो नोबल मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, इसलिए वो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे मैं एग्जांपल से क्लियर भी करूंगा। और तीसरी बात जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद करना है, तो आपको ये 2 सीरीज याद करनी पड़ेंगी, एक कैटायंस के लिए और एक एनायंस के लिए। दिस सीरीज इज रिटन इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। जैसा कि हम जानते हैं, लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल हायर विल बी द चांस ऑफ द आयंस गेटिंग डिस्चार्ज। यानी जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम है उसके डिस्चार्ज होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। अब अगर कैटायंस में देखा जाए तो पोटासियम आयन अगर कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में है और उसके कंपैरिजन में कोई और आयन है, सपोज करें कॉपर आयंस है, पोटासियम और कॉपर 2 आयंस हैं, तो कॉपर आयंस पहले डिस्चार्ज होगा अर्थात इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, पोटासियम आयंस को ये मौका नहीं मिलेगा। यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है। सिल्वर आयन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इन सबसे ज़्यादा है। अगर सिल्वर आयन भी है, मरकरी भी है, तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मरकरी आयंस विल रिमेन्स इन देयर आयनिक फॉर्म, जबकि सिल्वर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से एनायंस को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आयोडाइड पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इन प्रेफरेंस टू एनी आयंस। सल्फेट आयन
की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो सबसे कम है। एक सिचुएशन है जहां पे मरकरी को अगर हम कैथोड बनाते हैं, व्हेन मरकरी इज यूज्ड एज कैथोड, तो सोडियम आयन हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन हाइड्रोजन आयन। यानी अगर हमने मरकरी को कैथोड के रूप में लिया है और हमारे पास कैथोड के नज़दीक दो आयन हैं, सोडियम आयन भी है और हाइड्रोजन आयन भी है, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन आयन नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम की एफिनिटी मरकरी के साथ अमलगम बनाने की बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना कि H आयन। लेकिन वो तभी होगा जब हम कैथोड के रूप में मरकरी का प्रयोग करेंगे। हम उस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। What are the products at anode and cathode while electrolyzing aqueous state of sodium chloride by using platinum electrode, माने नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो जब हम एक्वस स्टेट लेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट करके सोडियम और क्लोराइड आयन बनाएगा, और इसी प्रकार से वाटर डिसोसिएट होगा और वो H आयन और OH आयन बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार कैथोड के नज़दीक दो आयन होंगे, सोडियम आयन एंड H आयन। एनोड के नज़दीक दो आयन होंगे, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो इनमें कंपटीशन होगा फॉर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और उस सिलसिले में हमें ये सीरीज हेल्प करेगी। अब एनोड पर कंपटीशन है क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में, ऊपर सीरीज में हम देखते हैं तो क्लोराइड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम क्या कह सकते हैं, एनोड पर क्या होगा, व्हाट हैपन्स एट एनोड, इट विल बी क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और ये सीरीज हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये प्राइमरी चेंज होगा, और फिर दो क्लोरीन के न्यूट्रल एटम मिलकर क्लोरीन गैस बना देंगे और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। इसी प्रकार से कैथोड में भी कंपटीशन होगा सोडियम आयन और H आयन में, और H आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H आइटम्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। दैट विल हैपन एट कैथोड। तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जबकि एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी और कोई प्योर सोडियम आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइल टू प्रिपेयर प्योर सोडियम वी मस्ट इलेक्ट्रोलाइज द मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, नॉट द एक्वस स्टेट। रीजन आपके सामने है, क्योंकि अगर हमने एक्वस स्टेट सोडियम क्लोराइड का लिया तो कैथोड के पास दो आयंस जाएंगे, दैट इज सोडियम आयन एंड H आयंस, और H आयंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कहीं ज़्यादा है सोडियम के तुलना में। इस कारण से H आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलेगी, सोडियम आयन प्योर नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा सॉल्यूशन एक्वस ना होता, मोल्टन होता, तो वाटर ना होता, तो सोडियम आयन ही कैथोड पर जाता, वही इलेक्ट्रॉन को गेन करता और प्योर सोडियम हमें मिल जाता कैथोड पर। इसलिए मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कंपल्सरी है वाइल टू प्योरीफाई द प्योर सोडियम। इस प्रकार से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोलिसिस की मैं कुछ केसेस आपको देता हूं। मोल्टन स्टेट ऑफ PbBr2 lead bromide using platinum electrode, platinum electrode। इसी प्रकार से मोल्टन स्टेट ऑफ CuCl2 acidulated using platinum electrode। यहां मैंने एसिडुलेटेड क्यों लिखा? क्योंकि कॉपर क्लोराइड जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी? दैट्स वाई टू मेक इट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। इसी प्रकार से वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अल्कली आर एडेड व्हाइल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, बिकॉज वाटर इज ए कोवेलेंट कंपाउंड एंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टू मेक इट इज ए गुड कंडक्टर वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली। दैट्स व्हाई वी जनरली इलेक्ट्रोलाइज दी एसिडुलेटेड वाटर। और जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या रिएक्शंस एनोड और कैथोड पर होते हैं इसको जरा देख लें। क्योंकि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास आयंस आएंगे H आयंस और OH आयंस। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और OH आयंस हमारे एनोड के नजदीक पहुंचा है। तो जब OH आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो 4 OH इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। इसका मतलब 4 OH हमें लेने पड़ेंगे। 4 OH बनाने के लिए लेने के लिए हमें 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करवाना पड़ेगा। और फिर कैथोड पर क्या होगा? H आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाए हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हमें लेने चाहिए। और 4 H आयंस जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो सीधे मैं 2H2 लिख सकता हूं प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेंजेस को मिला करके कंबाइन करके। लेकिन यहां एक बात नोट करने वाली है कि जब मैंने 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो मुझे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस रिटर्न मिल गए। इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ 2 ही का हुआ। इसका मतलब जब भी कभी किसी प्रॉब्लम में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो दिमाग में ये जरूर रखना कि जितने मोल्स वाटर के आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं बाय पासिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस आधे मोल्स का ही होगा क्योंकि आधे मोल्स तो रीगेन हो जाएंगे, दोबारा रीऑब्टेन हो जाएंगे। अगर आप 10 मोल्स वाटर के लेकर के उसमें से करंट पास करेंगे तो करंट तो उतना ही कंज्यूम होगा जितने 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करवाने के लिए चाहिए था। लेकिन 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा बन जाएंगे तो एक्चुअल इलेक्ट्रोलिसिस 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स का हो पाएगा। तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आप इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे उससे आधे आपको कैथोड पर एनोड पर वापस रीगेन हो जाएंगे। तो वो जब हम फैराडेज लॉ करेंगे तब ये बात आपको काम आएगी, इसलिए आपको ध्यान दिलवा रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कॉपर सल्फेट की बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनमें अंतर है इलेक्ट्रोड्स में।
ये कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं जो अटैकेबल हैं, पार्टिसिपेट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में, जबकि आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो नॉन अटैकेबल है, यानी वो नोबल इलेक्ट्रोड है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो केवल सरफेस प्रोवाइड करेगा आयंस को लेके कि वो कोई भी आयन आकर के वहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है एनोड के ऊपर। ये अंतर है। अब हम सबसे पहले कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड लेकर के हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है जो कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। अब ये कॉपर का एनोड हमने लिया है, तो कॉपर ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो एनोड पर क्या होगा? एनोड पर कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे इस एनोड का वेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कॉपर आयंस बाहर निकलेंगे और यही कॉपर आयंस जा करके कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करेंगे। मतलब यहाँ कॉपर आपको प्राप्त होगा कैथोड पर, वो स्टिक कर जाएगा कॉपर की रोड के ऊपर और जो कैथोड के रूप में काम कर रही थी रोड, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ले रखा था कॉपर सल्फेट, उसने सिर्फ मीडियम प्रोवाइड किया है, उसके ब्लू कलर पर, उसके कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और वही आयंस जो एनोड ने बनाए जाकर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर आयन है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर यहां कोई असर नहीं हो रहा, वो मेंटेन रहेगी कंसंट्रेशन, इसलिए उसका ब्लू कलर मेंटेन रहेगा। जबकि आप देखें दूसरी सिचुएशन अगर मैं लेता हूं, ये इलेक्ट्रोड अब मैं कॉपर की बजाय प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, तो देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। अब ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला नहीं है। अब हमारे पास कॉपर सल्फेट जो लिया है वो डिसोसिएट करके आयंस बनाएगा, कॉपर के आयंस और सल्फेट के आयंस, और वाटर भी डिसोसिएट हो रहा है H आयंस और OH आयंस। अब इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करेगा? आइदर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, एंड वी नो that the discharge potential of hydroxide is lower as compared to the sulfate, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और ऑक्सीजन गैस आपको प्राप्त होगी एनोड पर। देखो प्रोडक्ट में फर्क आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए गए वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। अब इनको गेन कौन करेगा? आइदर कॉपर आयंस और H आयंस। कॉपर आयंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ज़्यादा है, इसलिए कैथोड पर कॉपर आयंस जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। लेकिन ये कॉपर आयंस कौन से हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट ने दिए हैं। अब की बार हमारा एनोड इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रहा है, तो कॉपर आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर के आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसका ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जब हम यूज करते हैं तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हुए कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फेड नहीं होता है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप करें और कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोडक्ट्स जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कितने इलेक्ट्रोलिसिस प्रैक्टिस किए हैं। थैंक यू।